आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 NMMSS परीक्षा, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा, श्रीदेव सुमन परीक्षा या राजयोगिता छात्रवृत्ति परीक्षा बहुत जल्द आपका पेपर होने वाला है। तो पुराने वर्षों के पेपर्स में जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, गणित के 20 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका हल मैं आपको यहाँ करके दूंगा और आप पेपर की अच्छी तैयारी के लिए गणित के इन प्रश्नों को बढ़िया ढंग से समझ करके करें। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इन वीडियोस को ठीक से देखेंगे, समझ करके काम करेंगे, तो पेपर में आप बहुत अच्छे ढंग से गणित के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आइए चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 71 है। ये जो पेपर है ये 2015 का पेपर है। उसमें क्वेश्चन मैथ्स के जो क्वेश्चन इस रूप में थे, आपको -8 + 3 भाग दिया गया -4 + 1 का मान निकालना है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब ब्रैकेट लगा रहता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं -8 + 3 और यहां पर ये कोष्ठक में बंद है, भाग दिया गया -4 + 1, इसका मान चाहिए। तो हमेशा पहले ब्रैकेट के अंदर का हल करो, कोष्ठक के अंदर का इसको हल करो, यहां भी कोष्ठक के अंदर हल करो और तब सॉल्यूशन निकालो। तो यहां पर आप देखो, ये तो -8 है, इसको तो आप -8 कर लीजिए। -8 + 3 भाग दिया गया, ये -4 है तो -4 + 1 हो गया। अब आप देखो इस ब्रैकेट के अंदर का हल करिए। -8 + 3, 8 का माइनस है, प्लस का 3 है। तो यहां पर मैं बच्चों को समझाने के लिए अक्सर कहता हूं, -8 का मतलब ये आप समझो कि 8 रुपए का ऋण, 8 रुपए का कर्ज है हम पर, और +3 का मतलब है कि 3 रुपए हमारे पास है। तो 8 रुपए का कर्ज है, 3 रुपए हमारे पास है, फिर भी 5 रुपए का कर्ज रहेगा, ये हो गया -5। ठीक है, भाग दिया गया। आप देखो -4 + 1, इस पर देखिए -4 मतलब ऐसा मानिए हम पर 4 रुपए का कर्ज है, और +1 मतलब 1 रुपए हमारे पास है, तब भी -3 रुपए का कर्ज रहेगा, ये हो गया -3। ठीक हो गया। अब ये भाग देने का चिन्ह है, डिवाइड का चिन्ह है, तो आप इनको बटे में लिख लीजिए। दिस इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। और आप जानते हैं कि भाग देने में चिन्हों का किस रूप में होता है। देखिए निर्धारण, अंश में धन है, हर में भी धन है, तो चिन्ह धन ही आता है। अंश में ऋण है, हर में ऋण है, तब भी चिन्ह धन आता है। ठीक है, अंश में धन है, हर में ऋण है, तो चिन्ह आता है ऋण। हर में ऋण, अंश में ऋण है, हर में धन है, तब भी चिन्ह आता है ऋण। तो ये चीज आप याद रखिए। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन, गुणा में आप इस ढंग से चिन्हों का हिसाब देख रहे थे, वही हिसाब भाग देने में भी है। तो -5 और -3, अंश बटे हर में माइनस और माइनस में भाग होगा, ये हो जाता है प्लस, तो ये बन गया 5/3। तो 5/3 कौन सा आंसर है यहाँ पर आप देखिए, ये वाला करेक्ट आंसर है। इसको आप इस रूप में क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। आ गया समझ में, इस रूप में इसको। तो इस रूप में एक क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करना था, और अब आप इसको सीखिए। ठीक है, आपको एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब यहां पर देखो गुणा का सवाल, -4 इंटू -7 इंटू +2 इंटू -1। आप ध्यान दीजिए, सब प्लस है। तो पहले इन दोनों का देखिए, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई है, ऋण और ऋण की गुणा है। तो फिर मैं चिन्ह लिख लेता हूं,
धन और धन की गुणा जब होती है संख्याओं में तो चिन्ह धन ही आता है। माइनस और माइनस का गुणा जब होगा तब भी चिन्ह धन ही आएगा। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। और माइनस और प्लस में संख्याएं हैं, जब गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। यहां भी आगे चीज ध्यान रखिए। यहां पर देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा। यहां पर प्लस और 7 चौके 28 गुणा गया। यहां आप देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस और 2 के गुणा 1 में 2, तो ये -2 हो गया। प्लस और माइनस के गुणा माइनस और 2 एकम 2। अब यहां पर इसका चिन्ह क्या है बच्चों? कुछ है नहीं ना, इसको बोलते हैं प्लस। यहां पर चिन्ह प्लस है तो प्लस और माइनस के गुणा माइनस, प्लस और माइनस के गुणा कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस और माइनस के गुणा माइनस और 28 दूने 56, तो -56 आएगा। ठीक है, कहां पर है -56? ये देखिए आप, ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था उसको आप देखिए। छायांकित भाग का व्युत्क्रम भिन्न होगी। पहले छायांकित भाग देखिए। छायांकित भाग ये है, ये छायांकित भाग है, शेडेड रीजन। ठीक है, इस छायांकित भाग, ये छायांकित भाग कितना हुआ भिन्न के रूप में दिखाइए। अब देखो इस वृत्त के कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वृत्त के 8 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग वृत्त के हैं। ठीक है, और छायांकित कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो छायांकित भाग कितना हो गया? छायांकित भाग शेडेड रीजन 1 2 3 4 5 6, 6 बट्टे कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 6/8। ठीक है, छायांकित भाग कितना हो गया? 6/8 हो गया। 6/8 का मतलब क्या हुआ? 8 भाग थे, उसमें से 6 भाग छायांकित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं और छायांकित कितने? 1 2 3 4 5 6। तो इस रूप में भिन्न के रूप में लिखा जाएगा। अब इसे आप चाहो काट सकते हैं। ठीक है, 2 या 6, 2 चौके 8, ये हो गया आपका 3/4। भिन्न को मैंने सरल कर दिया। ठीक है, परंतु प्रश्न ये नहीं कह रहा कि छायांकित भाग कितना है, प्रश्न ये कह रहा है कि छायांकित भाग का व्युत्क्रम कितना होगा। अब किसी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे 2 का व्युत्क्रम 1/2, क्योंकि दोनों का गुणा करके 1 आना चाहिए। 2 का व्युत्क्रम 1/2। ठीक है, तो व्युत्क्रम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो। ठीक है, जो अंश में वो चला जाएगा हर में, और जो हर में है वो चला जाएगा अंश में। व्युत्क्रम ऐसे निकालते हैं। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। ये व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले लीजिए, इसको नीचे ले लीजिए, तो ये है 4/3। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम निकालना हो या गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा, ठीक है, एक ही बात है। उल्टा कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। इसको नीचे लिया, इसको ऊपर लिया, तो कितना हो गया? ये 4/3। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं, समझ करके करने हैं। ठीक है, चलिए और भी आगे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 74, गुणा। ये इस टाइप के प्रश्न मैं हर पेपर में देख रहा हूं। दशमलव का गुणा। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये है आपका 1000.2 गुणा गया 0.001। तो मुख्य ये चेक करना है कि आपको दशमलव गुणा करने पर दशमलव लगाना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। फिलहाल दशमलव भूल जाए, इधर भी नहीं है दशमलव, यहां भी नहीं है दशमलव।
ये कितनी संख्या हो गई, इकाई दाई सैकड़ हजार 10,000 10,000 दो और ये एक हो गई। फिलहाल में कलम दशमलव आप भूल जाइए, ये एक है। एक से जब किसी संख्या को गुणा किया जाता है तो वही संख्या आती है। 1 से मैं इसको गुणा करूंगा तो वही संख्या आ गई 1 0 0 0 0 0 0 2। अब बात यह है कि दशमलव कहां पर आएगा, तो ऐसे गिनिए आप। देखो दशमलव के बाद यहां पर कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक क्या है और ये क्या है 4। तो दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, एक यहां पर है और 2 3 4, 4 अंक हैं दशमलव के बाद। यहां तो यहां भी आप 4 अंकों के लगाएंगे, 4 अंकों को छोड़ करके 1 2 3 4, यहां पर बच्चों दशमलव लगेगा। ठीक है, पहले आपने गुणा किया और दशमलव कैसे लगेगा, दशमलव के बाद के अंक गिनेंगे, यहां भी और यहां भी 1 2 3 4, और इधर से बाएं की तरफ गिनेंगे 1 2 3 4, यहां पर इधर से इधर नहीं गिनेंगे, दाएं से बाएं 1 2 3 4। तो कौन सा सही है आप चेक करिए, 1 0 0 0 2, कौन सा, हाँ ये वाला 1.0002, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इस सेलेक्ट कर दिया, इसको भी मैंने छायांकित कर दिया। ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 9 11 5 6 8 5 और 6 का बहुलक, बहुलक मतलब मॉड। बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक किसी डाटा में, किसी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वह बहुलक कहलाती है। ये परिभाषा है, किसी आंकड़े में कोई संख्या, जो किसी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक है। अब देखो इसमें कौन सबसे ज्यादा आ रहा है, देखो पहले 5 को देखो, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार तो 5 आ गए। 5 आपका 3 टाइम आ रहा है, 9 एक ही बार, 11 एक ही बार, 6 2 बार, 8 एक बार। तो सबसे अधिक बार कौन आया, 5, 3 बार आ गया, तो 5 क्या हो जाएगा, बहुलक। 3 मत कहना, 5 इन्हीं में से कोई एक बहुलक होगा। जो ये संख्याएं हैं इन्हीं में से किसी ने बहुलक होना है, किसने होना है, जो सबसे अधिक बार आया होगा। तो 5 आया 1 2 और 3 बार, इतनी ज्यादा बार कोई नहीं आया। रिपीटिशन, बार बार जो संख्या आ रही है वो 5 है। तो अब आप देखिए ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बहुलक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस रूप में बहुलक, तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था माध्य निकालना हो, ठीक है, माध्य बोलो, औसत बोलो, समांतर माध्य बोलो, एक ही बात है। माध्य का प्रश्न भी आ सकता है, माध्यिका का भी आ सकता है और बहुलक का भी आ सकता है। ठीक हो, अब आप देखो ये प्रायिकता का सवाल है, एक प्रश्न प्रायिकता का भी आना है। पासे को एक बार उछालने पर 6 आने की प्रायिकता। पासा, लूडो, जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, ठीक है, उसपे 6 तल होते हैं, एक घनाकार आकृति है, उसपे 6 तल है। ठीक है, एक पे 1 अंक है, दूसरे पे 2 अंक लिखा हुआ है, तीसरे पे 3 है, एक पे 4 लिखा हुआ है, एक पे 5 लिखा है, एक पे 6 लिखा हुआ है। पासे पर जो अंक होते हैं इस प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, या बिंदी बिंदी के रूप में होते हैं। एक तल पर ये 1 एक बिंदी होगी, दूसरे तल पर 2 होंगी, तीसरे तल पे 3 होंगी, चौथे तल पे 4 होंगी, पांचवें तल पे 5 होंगे, छठे तल पे 6 होंगे। ठीक है, सांप सीढ़ी आपने खेली हुई है, तो लूडो का गेम है। पासा, महाभारत में भी आपने सीरियल देखा होगा, वहां भी पासे का कमाल चल रहा है। ठीक है, तो पासे को एक बार उछालने पर, एक बार फेंका पासा, यादृच्छिक बिना देखे पासा फेंका, तो 6 आने की प्रायिकता। अब 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, कितने 6 हैं यहां, एक नहीं, कितने 6 हैं, एक ही तो है, 1/, कुल घटनाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, 1/6 हो गया। ठीक है, पासे की एक फेंक में जो हमें आने की संभावनाएं हैं, जो आ सकता है, क्या क्या आ सकता है पासे को फेंकने पे,
एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। और वो क्या कह रहे हैं, पासे को एक बार उछालने पर छह आने की प्रायिकता। छह कितने यहाँ एक, तो अनुकूल संयोग बटे कुल संयोग, कुल कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह, इन छह में से कोई आ सकता है, पर आपको तो छह आने के चाहिए, तो छह कितने वहां एक, ये होगी प्रायिकता एक बटे छह। डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करने हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन नंबर 77, एक्स डिग्री का संपूरक कोण होगा। देखिए ये चीज आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, और अक्सर मैं पेपरों में देख रहा हूं या तो संपूरक कोण पूछ रहा है या कोटिपूरक कोण पूछ रहा है। तो लिखिए परिभाषा, लिखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है उनको संपूरक कोण कहते हैं, वे एक दूसरे के संपूरक हो गए। ठीक है, और कोटिपूरक कोण क्या हुए, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 अंश हो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो संपूरक में दो कोणों का योगफल कितना 180, और एक ये है, आप देखो एक कोण है x डिग्री, और इसके साथ का जो दूसरा कोण होगा उन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, ये कोण प्लस इसका संपूरक 180। आप देखिए x डिग्री प्लस इसका संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण बराबर 180 अंश। किसी कोण में उसका संपूरक कोण जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा। दो कोणों को जोड़ करके यदि 180 आता हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। तो कोण में उसका संपूरक कोण जोड़ोगे तो 180 अंश आएगा। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको दाएं पक्ष में ले जाइए, पक्षांतर करिए, या ये प्लस है वहां जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का संपूरक कोण कितना 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस ये और माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो आ तो गए 180, हो गए दोनों संपूरक। इसका संपूरक कोण ये है, इसका संपूरक कोण ये। ठीक है, अगला देखिए, ये समकोण त्रिभुज से संबंधित है। आप देखिए इस प्रश्न को, इसको देखिए, त्रिभुज एबीसी में वह कौन सी सबसे लंबी भुजा होगी जो बिंदु ए पर समकोण बनाएगी। तो अब आप ध्यान दीजिए कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके बिंदु ए पर समकोण है, यह है बिंदु ए, ये बिंदु ए है, उसको देखिए डियर स्टूडेंट, ये है बिंदु ए, ये बी लिख देंगे, ये सी लिख देंगे, या यहीं से भी कर सकते हैं ए बी सी। यहां पर कोण कितना बन रहा है 90 अंश, 90 डिग्री का कोण है यहां पर। ठीक है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज कैसा है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो, तो इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है। ठीक है, इस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है, तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और वह सबसे लंबी भुजा होती है। अब आप देखो, ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके इस कोण के सामने की भुजा कौन है, ये बीसी, बीसी बोलो चाहे सी भी बोलो, ये बीसी, तो ये सबसे लंबी भुजा होगी क्योंकि कर्ण बन गया। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो सबसे लंबी भुजा कौन होगी, बीसी। ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। बीसी भी विकल्प हो सकता है और सीबी भी विकल्प हो सकता है, एक ही बात है। तो बीसी सबसे लंबी भुजा होगी। इसके पीछे कारण यह है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और कर्ण 90 अंश के कोण के सामने की
भुजा। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, एक मोटरसाइकिल 3.3 घंटे में 105.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मोटरसाइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी होगी। 3.3 घंटे में 105.6 किलोमीटर जा रही है मोटरसाइकिल, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी? एक नियम, 1 घंटे में कितनी जाएगी मतलब उसकी चाल समझ लीजिए आप। ठीक है, माना आपसे पूछा गया कि आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़े, आप 2 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़े, तो 1 घंटे में। तो अब आपसे प्रश्न है कि जोड़ का सवाल है कि घटाना है कि गुणा का है कि भाग का है। जब 1 के लिए निकाला जाता है तब भाग किया जाता है। 2 घंटे में 10 किलोमीटर आ गए, जब 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाना है? 10/2, 5 किलोमीटर हो गया। तो ये भी भाग देने का प्रश्न है। 3.3 घंटे में इतना गए, तो 1 घंटे में कितना गए? 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या करेंगे? 3.3 घंटे में इतना दूर जा रही, तो 1 घंटे का जब निकालेंगे भाग देंगे, इसमें इसका भाग करेंगे 105.6/3.3। ठीक है ना, जब 1 के लिए निकालेंगे तो भाग होगा। ठीक है, अब आप देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटा दीजिए, आप इसको लिख देंगे बटे 33। दशमलव हटा दिया मैंने, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, अब कितना होगा ये? आप देखो 11 से कट जाएंगे, 11 3 33, 11 9 99 और 11 6 66। ठीक है, फिर 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 9 6, 32 किलोमीटर जाएगा बच्चों। तो ये 32 किलोमीटर ही। ठीक हो गया, ये आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जब 3.3 घंटे में चली गई दूरी दी हुई है, 1 घंटे के लिए निकालना है, तो मैं आपसे कह रहा था कि 1 घंटे की जब बात होगी तो भाग देने का प्रश्न होगा। जैसे आपसे बोला कि 5 पेन 50 रुपए की आती है, 5 पेनों का मूल्य 50 रुपए, तो 1 पेन का अब 1 के लिए निकालना है, भाग देंगे 50 में 5 का भाग, तो कितना हो गया? 5 पेन 50 रुपए, तो 1 पेन 50/5, 10 रुपए। ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए आप, 8.3, 8.03, 8.32, 8.003, 8.326 की माध्यिका होगी। अब देखो यहां पर एक प्रश्न पहले बहुलक का आया और अब किसका आ गया? माध्यिका का आया। तो 3 चीज आप तैयार कर लो बच्चों, माध्य, माध्यिका और बहुलक। एक प्रश्न मिलेगा आपको। अब देखो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे? तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको आंकड़े को आरोही क्रम में लिख दीजिए, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। चलो मैं आरोही क्रम में लिखता हूं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के क्रम में। तो सबसे छोटा जो है इनमें वो सबसे पहले आएगा। अब सबसे छोटा कौन है? आप देखिए इनमें किनमें, इन संख्याओं में देखिए 8.3, 8.03, 8.32, 8.003, 8.326, इसमें सबसे छोटा कौन है? अब देखो 8, 8, 8, 8, 8, ये तो सब बराबर है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, सब में 8, 8, 8, 8 है, यहां से तो मालूम नहीं चला। अब आओ दशमलव के बाद 3, दशमलव के बाद 0, देख रहे हैं आप, दशमलव के बाद 0, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 0 और इसमें 3 है, तो ये बड़ा हो गया, ये तो बड़ा हो गया, ये पहले नहीं आएगा। अब देखो इसमें भी 3 है दशमलव के बाद, ये भी पहले नहीं आएगा, इसमें भी दशमलव के बाद 3 है, ये भी पहले नहीं आएगा। अब दशमलव के बाद यहां देखो 0 0, चलो दशमलव के बाद 1 अंक तक 0, दशमलव के बाद 1 अंक तक 0,
अभी भी मालूम नहीं चला पहले कौन आएगा, छोटा कौन है। अब दशमलव के बाद एक अंक के बाद दूसरा अंक देखो 3, इसमें 0, तो ये पहले आ गया, छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है उससे, तो सबसे छोटा ये हो गया बच्चों, तो ये हो गया 8.003, ये सबसे छोटा है, और तो उसके बाद ये आएगा 8.0। ठीक, अब आप देखो इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है, 8.3, 8.32, ये ज्यादा हो गया ना, 32, ये 33 है, 8.326 ये और बड़ा हो गया। ठीक है, 8 तो सब में समान है, दशमलव का 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, अभी भी मालूम नहीं चला, इसमें दशमलव का कुछ नहीं, मतलब 0 है, यहाँ 2 है, ये बड़ा हो गया, यहाँ भी 2 है, ठीक है, ये बराबर हो गया, समझ लो, और दशमलव के बाद यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 6 है, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा बच्चों, तो 8.3, 8.32 और 8.326 में कौन हो गया, 8.3, उससे बड़ा है 8.32, और सबसे बड़ा इनमें है 8.326, ये सबसे बड़ा हो गया, ये वाला। ठीक है, और 1 2 3 4 5 जब आप आरोही क्रम में अरेंज कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तब देखिए कुल कितने पद हैं, n बराबर पदों की संख्या, उसको मैं n लिखता हूं, 1 2 3 4 5, पदों की संख्या है 5, जो कि क्या है, विषम, पदों की संख्या 5 जो कि विषम है, तो माध्यिका का सूत्र होता है, याद रखना, माध्यिका का सूत्र होता है n+1/2 पद का मान। ठीक है, अब n मतलब 5, तो 5 बोले से कितना, 6/2 मतलब 3, तो तीसरे 3वें पद का मान, ध्यान दीजिए n कितना है, 5, पदों की संख्या 5 है, 5 मतलब विषम, तो सूत्र लगेगा माध्यिका बराबर n+1/2 पद का मान, n मतलब 5, 5 × 6, 6/2 3, मतलब तीसरे पद का मान, तो यहां से गिनो 1 2 3, ये वाला आ जाएगा माध्यिका, पहला दूसरा तीसरा ये वाला पद, तो 8.3 जहां पर है आप उसको सर्किल करिए। ठीक है, ये वाला आंसर आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक इक्वेशन आपके पास, एक समीकरण है, समीकरण को आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, समीकरण को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए आप देखो 2x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 37/2, कितना सिंपल इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसके साथ का सजाती यहाँ है, ये अचर है, दोनों कांस्टेंट है, इसको यहाँ ले लीजिए, या ये प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे, इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2x बराबर 37/2 माइनस 9/2। ठीक है, तो 2x कितना हो गया, हर हो गया 2, हर तो समान है, तो अंश में अंश घटेगा, 37 में से 9 घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 28। ठीक है, 37 में से 9 गए कितना, 28, तो 28/2 आएगा, समझ में। ठीक है, अब इसे काट दीजिए, 14 बार कट जाएगा, 2 से बात करेंगे, 2 × 2 2 चौके 8, 2x बराबर 14। अभी 2 और x का गुणा है, मल्टीप्लाई, तो ये आप x का मान निकालना चाहते हैं, तो 2 कहां चला जाएगा, हर में चला जाएगा, 2 सते 14, तो x का मान कितना हो गया, 7, ये वाला करेक्ट आंसर है इसको। ठीक हो गया, आपको इस रूप में करना है, आपकी समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और है यहां पर, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको देखिए आप, इस चित्र के हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। एक्चुअली क्या है कि 2 समांतर रेखाएं, मैं थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, एक समांतर रेखा ये है, एक है, ये समांतर रेखाएं 2। समांतर रेखाएं कौन होती है, जिनकी बीच की दूरी हर जगह समान बनी है, कहीं मिलती नहीं है ये। ठीक है, और ये कोई तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन,
ये पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये समांतर रेखाएं दोनों, और एक तिर्यक रेखा इनको काट रहे हैं। तो आप देखो ये वाला कोण तो है m डिग्री और ये वाला कोण है 46 अंश, और आपसे पूछ दिया है कि m डिग्री का मान निकालो। तो एक डिडक्शन है, एक थ्योरम आप कह सकते हैं, एक सिद्धांत आप कह सकते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो रेखा के एक ओर बने कोणों का योगफल, ये अंदर बने हुए कोण, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो इस रेखा के ये अंदर बने हुए कोणों का योगफल 100 सेंस होता है। इसको और इसको जोड़ूंगा तो 100 सेंस आएगा, ये है सिद्धांत। तो क्या हो गया कि m डिग्री प्लस 46 डिग्री बराबर 180 अंश, इसका जोड़ 180 होगा। ठीक हो गया। तो m डिग्री कैसे निकलेगा, एक प्लस 46 को यहां ले लो, प्लस 46 को यहां ले लो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो m डिग्री बराबर हो गया, प्लस था ना, दाएं पक्ष में ले गया तो माइनस हो गया। अब घटा लीजिए, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 134 डिग्री, 134 आ गया। कहां पर है 134? 134 डिग्री कहां पर है? यहाँ पर ये। तो ये आपका इस सर्किल हो जाएगा। ऐसे OMR सीट में आप आंसर भरेंगे ब्लैक पेन या ब्लू डॉट पेन, ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से। ठीक है, चलिए इसके और क्वेश्चन लेते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 83 वाला क्वेश्चन आप देखें। एक संख्या जितनी 17 से अधिक है, ध्यान से समझना है, एक संख्या जितनी 17 से अधिक है उतनी ही 47 से कम है, वो संख्या है। अब उस संख्या के बारे में जानकारी नहीं, एक संख्या माना वो x है। ठीक, एक संख्या जितनी 17 से अधिक है, ये 17 से ज्यादा है बच्चों। ठीक है, एक संख्या, ये संख्या जितनी 17 से अधिक है, 17 से अधिक कितना है? 17 से अधिक x माइनस 70। ये बड़ा है, ये बड़ी है, ये छोटी है। 17 से कितना ज्यादा है? घटा दो। जैसे 20 17 से कितना ज्यादा है? 20 माइनस 17। तो ये संख्या x 17 से कितना ज्यादा है? x माइनस 17। ठीक है, उतनी 47 से कम। अब ये संख्या 47 से कम है, ये संख्या 47 से कम है, कितना कम होगी? 47 माइनस x। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। x संख्या है 17 से तो बड़ी, कितना बड़ी है? x माइनस 17। पर ये 47 से छोटी, कितना छोटी है? 47 माइनस x। ठीक होगी, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी? अब एक संख्या जितनी 17 से अधिक है, 17 से अधिक इतनी है वो, और 47 से कम इतनी है, ये बराबर है आपस में। जितनी 17 से ये संख्या अधिक है उतनी 47 से कम है, इसका मतलब ये है आपस में बराबर हैं। तो x माइनस 17 बराबर 47 माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को याद लाओ, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, धन हो जाएगा, यहां ऋण है, यहां के धन हो जाएगा। ये 47, ये माइनस है, दाएं पक्ष में जाके प्लस 17। ठीक है, माइनस एक्स यहाँ के प्लस एक्स, माइनस 17 वहां जाके प्लस 17। एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। 2x बराबर 47 और 17 को जोड़ो, 7 7 14 का 4, हासिल 4 1 5 और 1 6 64। ठीक है, अब तो x का मान देखो, ये 2 और x का गुणा है, तो x का मान यदि आप निकालना चाहते हैं तो 64/2। अब 2 से काटिए, 2 किया 6, 2 दूने 4, 32 आ गया। स्टैंड तो वो कितना हो गया? वो संख्या 32 है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका घातांक का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है। घातांक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखो, इसको सॉल्व करना है, m का मान चाहिए ना, तो आपको देखना है 2/3 की घात 3, 2/9 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 12 -1।
अब देखो यहां देखिए, ये भी 9 है, ओके, दिस इज ऑल्सो 9, ये भी आपका 9 है, हाँ सब 9 9 में, ठीक है। ये 2/9 है, ये भी 2/9 है, ये भी 2/9 है। इसको बोलते हैं आधार और ये घातांक। ये आधार है उसकी, ये आधार है और ये उसकी घात है। जैसे मैं कहूँ किसी टाइम पर x की घात a, तो ये आधार है, ये घात है, ठीक हो गया। तो वैसे ही आप यहां पर भी देखिए, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है, ये गुणा नहीं है, देखो। तो नियम होता है कि x की घात a गुणा x की घात b आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। यह है घातांक का नियम। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो वैसे जब आधार समान है 2/9 2/9, तो ये घातें जुड़ जाएंगी। कैसे हो जाएगा ये? 2/9 की घात 3 ऋण 6। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब आप कह रहे हैं घातें जुड़ जाते हैं तो प्लस माइनस 6। आधार जब समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी। 3 धन, ये तो -6 लिख दिया, बराबर 2/9 की घात 2n-1। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है यहां पर देखिए, इसको देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा? 2/9 की घात, देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इस कोष्टक के बाहर धन चिन्ह है, तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा। 3 - 6 बराबर 2/9 की घात 2n-6। अब 2/9 की घात 3 - 6 कितना हुआ? 3 - 6, एक +3 है, -6 है, +3 - 6 -3, ये हो जाएगा 2/9 की घात -3 बटे बराबर 2/9 की घात 2n-1। ठीक, अब हल कर लीजिए। मेरे पास अब जो समीकरण आई वो इस रूप में आ गई। किस रूप में आ गई? आप देखिए, 2/9 की घात -3 बराबर 2/9 की घात 2n-1। अब यहां पर देखो बीच में बराबर का चिन्ह, इसका मतलब जिसका जितना मान इसका है उतना ही मान इसका है। आधार समान है तो ऐसा तभी होता है बच्चों, यदि माना कहीं पर लिखा हुआ है कि p की घात a बराबर p की घात q या p की घात b लिख देता हूं। p की घात a बराबर p की घात b आधार समान है, इसका मतलब ये होगा कि घातें भी आपस में बराबर होगी। तो आधार समान है, इसका मतलब घातें आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ ये इसके बराबर है। तो आप लिख दीजिए 2m-1 बराबर -3, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो -3 को वहां लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2m बराबर -3 + 1, 2m बराबर -3 + 1 कितना? -2। और m का मान निकालना है, ये 2 और m का गुणा है, m का मान निकालना, 2 इसके नीचे आ जाएगा, -2/2, 2 एकम 2, तो m का मान हो गया -9। ठीक है, -2/2 है ना, तो चिन्ह तो ऋण ही रहेगा, और 2 से 2 कट गए, -1 हो गया। तो -1 कहां पर है? ये, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है चाहे नहीं लिखा है वो कोई बात नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है ब्याज का प्रश्न है ये, और एक प्रश्न आपके पास ब्याज का आएगा बच्चों, ठीक है, एक प्रश्न ब्याज का आएगा, तो तैयारी कर लीजिए ठीक से। इससे पहले भी जो पेपर मैंने करे हैं, जो वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, आपकी इस परीक्षा के लिए, उसमें भी ब्याज के सवाल किए गए हैं। कितने वर्षों में ₹250 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा? इस साधारण ब्याज की बात हो रही है। इतना रुपए बैंक में रखा और इतना हो गया, तो ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। ठीक है, मूलधन मतलब जो आपने बैंक में पैसा रखा और कुछ समय के बाद जब आप उसको निकालते हो तो ज्यादा मिलता है, वो होता है मिश्र धन। इसका मतलब उसमें ब्याज लग गया। ठीक है, तो ब्याज कितना लगा?
आप देखो ब्याज बराबर इतना हो गया ना बैंक में, अब और जमा कितना किया था, इतना किया था। तो जो ज्यादा राशि आई वो किस चीज की आई, ब्याज की आई। तो ये कितना हो गया, 80 रुपये, 80 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, अब आप देखो ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना हुआ, 80 रुपये बराबर मूलधन। ये मूलधन है, मूलधन मतलब जो पैसा आपने बैंक में जमा किया था, इतना जमा किया था, ये मूलधन हो गया 250 गुणा गया दर है 8, दर हमेशा प्रतिशत में होती है, 8% वार्षिक, तो ये दर है 8। समय तो निकालना है, समय का मालूम नहीं है, समय बटे 100। ठीक है, अब सिंपल हल कर लीजिए तो हमें समय निकल जाएगा कि कितने समय में ये धन इतना हो जाएगा। तो काट लीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से काट दी, 2 चौके 8। तो क्या बन गया आपके पास, 80 बराबर 5 चौके 20, 5 और 4 का गुणा 20 गुणा समय। तो समय और 20 का आपस में गुणा है। ठीक है, 20 और समय का आपस में मल्टीप्लाई गुणा है। तो यदि हम समय निकालना चाहेंगे तो यहां पर आपको देखना होगा, दोनों गुणा में है, समय निकालना है तो 20 इसके हर में चला जाएगा। तो 80 बटे 20, 20 चौके 80, तो ये हो गया 4 वर्ष, 4 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष में 250 रुपये 330 रुपये बन जाएंगे। ठीक है, तो ये है उसमें 4 ईयर्स का आंसर। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन और रह गए, चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे। अब देखिए बच्चों, कमरा जो है उसका जो फर्श है ना, फर्श कैसे होगा, आयताकार होगा। ठीक है, 12 मीटर ये लंबा है और 8 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, कमरे का जो फर्श होगा वो कैसा होगा, आयताकार है, 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। अब इस पर पत्थर लगाने, पत्थर कैसे लगाने हैं, 2 मीटर भुजा के वर्गाकार, 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा। तो कितने पत्थर लगेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अभी आयताकार है तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो 12 गुना गया 8, 12 के 96 मीटर स्क्वायर, मीटर वर्ग। ये जो कमरा है इसका फर्श का क्षेत्रफल हो गया 96,000 वर्ग मीटर। अब इस पर टाइल लगानी है, ये ठीक है ना, वर्गाकार पत्थर लगानी है, ऐसे ऐसे आप देखते होंगे टाइल लगे रहते हैं घरों में। ठीक है ना, यूं, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, टाइल लगनी है। और आप देखो एक जो टाइल है, एक जो पत्थर है, वो पत्थर कैसा है, एक पत्थर जो लगना है वो 2 मीटर लंबाई का 2 मीटर चौड़ाई का है, क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग के आकार का। तो ऐसे उठा के पत्थर यहां लगते जाएंगे। ठीक है, तो कुल कमरे का क्षेत्रफल ये है। और एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालो, पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर कैसा है, वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 2 गुणा 2 तो 4 वर्ग मीटर, 4 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कमरे का क्षेत्रफल है इतना और उस पर जो पत्थर लगना है उनमें से एक का क्षेत्रफल है इतना। जैसे माना किसी कमरे का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है माना, और एक पत्थर 4 वर्ग मीटर का है, तो उस कमरे में कितने पत्थर लगेंगे, 4 वर्ग मीटर, 4 वर्ग मीटर, 4 वर्ग, 12 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है ना,
तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, भाग करेंगे। डिवाइड का प्रश्न हो गया ये कि इतना वर्ग मीटर को इतने इतने में बांटना है। एक टाइल या एक पत्थर इतने वर्ग मीटर का है, तो कुल कितने पत्थर लगेंगे, इसमें से इसका भाग करना होगा। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आप देखिए, यहां पर कर लेते हैं। कुल पत्थरों की संख्या हो जाएगी 96/4। तो 4 दूने 8, 4 चौके 16, 24 पत्थर लगेंगे बच्चों। उस कमरे में कितने पत्थर लगेंगे, 24। ये अपने आप में भाग देने का प्रश्न है, पहले क्षेत्रफल निकालो फिर भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो बच्चों, ध्यान से समझ करके काम करेंगे पेपर में। नेक्स्ट है छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। और ये प्रश्न यहां पर, ये तो आयत है, 20 सेंटीमीटर लंबा है और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। बाहर से तो आयत है, पर अंदर इसमें एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, तो छायांकित भाग मतलब इस वृत्त को हटाना है यहां से, बाकी क्षेत्रफल हो जाएगा। तो जब मैं इस आयत का क्षेत्रफल निकालूंगा तो पूरे का आ जाएगा, पूरे अंदर का। परंतु ये वृत्त यहां से हटाना है, केवल छायांकित क्या है, वृत्त के बाहर है सब छायांकित। तो मैं क्या करूंगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल दूंगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल में से आयत का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। आया समझ में। मैं वृत्त के क्षेत्रफल को क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि छायांकित नहीं है, छायांकित केवल इसके बाहर ही बाहर है। तो पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पूरा, और उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो केवल छायांकित निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा गया 12, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई गुणा गया त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का वर्ग मतलब 7 का वर्ग। अब हल कर लो, 20 गुणा 12 कितना हो, 240, माइनस पाई का मान रख लीजिए 22/7 गुणा गया 7 का वर्ग हुआ 7 गुणा 7, 7 से 7 काट लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब 240 माइनस 22 गुणा 7, दोनों को गुणा करिए, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 का 4 1, 7 दूनी 14 1 15। अब घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 5 गया 8, 86 हो जाएगा। ठीक है, 8 6 4 10 का 0 1, 8 9 5 14 का 4 1 1 86 हो गया। 86 जो एक छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 86 आ गया। ठीक है, तो इस रूप में इक्वेशन करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। तो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पेपर करेंगे, पर फटाफट भी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि समय 2 घंटे में आपको 100 प्रश्नों का जवाब देना है, और मैथ्स में आपके 20 प्रश्न आते हैं। रमेश ने एक कूलर 10% वैट सहित 4400 रुपए में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य था। देखो वैट क्या है, एक टैक्स है, वैट VAT, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। टैक्स लगने के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, कितना टैक्स लगा, 10% टैक्स लगा। टैक्स लगने के बाद, वैट लगने के बाद 4400 रुपए का आएगा। इसका मतलब उसकी कीमत वैसे कम थी। वही तो पूछ रहा है, वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या था। वैट एक टैक्स है, टैक्स लगने के बाद वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। 10% वैट लगा लो, 4400 का हो गया। इसका मतलब उसकी जो पहले कीमत थी टैक्स लगने से पहले कम थी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब आप देखो, मान लेते हैं, माना पहले कीमत कितनी थी, X रुपये थी। ठीक है बच्चों, जब कुछ नहीं मिलता है तो X मान लीजिए, माना X रुपये का वो था। कितना वैट लगा, 10% प्लस
एक्स रुपए का था वो पहले, बैट लगने से पहले, और अब बैट लगा तो बैट कितने का लगा 10%। इसका 10% निकालना पड़ेगा, इसका 10%। ठीक है, एक्स रुपए का था, 10% टैक्स लग गया, मतलब एक्स गुणा 10% बराबर टैक्स लगने के बाद हो गया 4400 का। अब निकालिए, देखिए एक्स प्लस एक्स गुणा 10% का मतलब हुआ 10/100। 10% का मतलब क्या हो, 10/100 बराबर 4400। काट दीजिए, इससे कट गया, तो ये आपका क्या बन गया, x प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 4400। अब इसको हल करो, 10 की गुणा यहाँ 10 से कम 10x और 1x है तो 11x हो गया। 11x/10 बराबर 4400। इसको हल करना समझ गए, भिन्न के रूप में समझ लीजिए, 10 की गुणा इसके साथ 10x और 1x है तो 11x/10। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप देखिए इस 10 की गुणा हो जाएगी यहां, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11x बराबर 10 गुणा गया 4400। अब x और इस 11 का मल्टीप्लाई, x और 11 का क्या गुणा है, यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 11 इसके हर में चला जाएगा, 4400/11, 11 चौके 44, 400 हो गया, तो x बराबर 400 गुणा 10 तो 4000 रुपया। इसका मतलब बैट लगने से पहले उसकी कीमत थी 4000 रुपये, तो 4000 रुपये ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 4000 रुपीज। ठीक है, आइए अभी 2 क्वेश्चन इसमें और हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 89, एक अर्धवृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो व्यास होगा। अर्धवृत्त की परिधि बोल रहा है, आप देखो वृत्त है, ये कोई वृत्त है, तो इसकी परिधि क्या हुआ, ये हुआ परिधि पूरा भारी भार का। ठीक है, जैसे साइकिल के टायर का भारी भार, वो परिधि है उसकी। ये केंद्र है, केंद्र को मिलाती हुई मैंने ये खींच लिया। ठीक है, और आधा मैं यदि मिटा दूं तो क्या बन गया, अर्धवृत्त हो गया, इसको हटा दो तो आधा वृत्त हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, तो यदि वृत्त पूरा है तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 गुणा गया पाई गुणा गया त्रिज्या। ठीक है, एक अर्धवृत्त की परिधि 22 दे रखा है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा वृत्त, ये आधा वृत्त, पूरे की इतना तो आधे की कितना 2 से भाग कर लीजिए बटे 2, तो बराबर कितना हो गया πr। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी πr, ये πr है, πr ये और πr नीचे बन गया 2πr। तो अर्धवृत्त पूछ रहा है, अर्धवृत्त की परिधि आपको दे रखी है, हमारे हिसाब से तो πr आई, उनके हिसाब से 22 सेंटीमीटर। ठीक है, जहां r त्रिज्या है तो पहले त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं, पाई होता है 22/7 गुणा r बराबर 22, इस 7 की गुणा हो जाएगी यहां, ये हो गया 22 गुणा गया r बराबर 22 गुणा गया 7, तो r बराबर 22 गुणा गया 7/22, 22 से 22 कट गया तो r बराबर 7। त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर हो गई। जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई तो व्यास कितना, आपसे व्यास पूछ रहा है, त्रिज्या नहीं कह रहा है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है 2r, 2 गुणा गया त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणा गया त्रिज्या, और त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो 7 में 14 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, ये है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की अर्ध परिधि दे रखी थी, मैंने पहले त्रिज्या निकाली, त्रिज्या का मैंने दुगुना किया, उससे मुझे व्यास मिला। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो आपने चतुर्भुज पढ़े हैं कक्षा 8 में, क्लास 8 में आपने चतुर्भुज पढ़े हुए हैं, तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है। निम्नलिखित आकृति में x का मान होगा, निम्नलिखित आकृति में x का मान। अभी अपने आप में एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी लंबाई चौड़ाई समान, ये वर्ग है। और वर्ग की क्या विशेषता होती है? वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समुद्विभाजित करते हैं। लंब समुद्विभाजित मतलब 90 अंश का कोण भी बनेगा और ये आपस में बांट भी देंगे। दूसरी बात यह है कि वर्ग के विकर्णों की लंबाई भी समान होती है, जितना ए उतना ही ये। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक विकर्ण ये आया, एक विकर्ण ये आया, यहां पर कट रहे हैं, आधा इधर आधा इधर, ये आधा इधर आधा इधर। और जब मैंने कहा कि विकर्ण समान लंबाई के होते हैं तो आधा लंबाई इस लंबाई के बराबर होगी नहीं होगी भाई। ये भी 3x + 7 इधर का, और इधर का 4x - 7 है, तो ये भी 4x - 7। ठीक है, तो जितना हिस्सा ये उतना ही ये, उतना ही ये, उतना ही ये दोनों आपस में बराबर होगी नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 7 = 4x - 7। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि 4x - 7 = 3x + 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। 4x - 7 = 3x + 7। अब कैसे हल होगा? x का मान चाहिए, इसको तो ले आओ बाएं पक्ष में, तो 4x या इसका साइन प्लस है, बाईं तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3x = 7। इधर -7 है, दाएं पक्ष में जाके +7 हो गया। ठीक है, इधर +3x है ना, इधर आके तो माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ ये 7 माइनस में तो दाएं पक्ष में जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x - 3x आपका x हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, तो 1x मतलब x लिखते हैं बराबर 7 और 7 कितना हो गया? 14 हो गया। दिस इज इक्वल टू 14, x का मान हो जाएगा 14। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए क्वेश्चंस को? तो इस रूप में आपने पेपर सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक हो गया, तो 14 इसका आंसर है सी वाला का, और 89 का आपका बी वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो मैंने 2015 का जो पेपर था उसमें जो 20 क्वेश्चन गणित के पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है बच्चों, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में क्वेश्चन आए होंगे, और निश्चित रूप में यदि आप इन सारे क्वेश्चंस को जो कि मैं वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूं, ये आज 6 नंबर की वीडियो बन रही है, ये यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी, तो 6 वीडियो 120 प्रश्न, यदि इन 120 प्रश्नों को ठीक से समझ करके आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको काफी क्वेश्चन वहां मैथ्स के लिए सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। बहुत से क्वेश्चन को आप सही करके आएंगे, 20 से 120 प्रश्नों को ठीक से देखिए, और अपने जो पेपर में आप जाएंगे, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन वहां होंगे उनमें बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी आपका आज 14 है, 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन आपके पास अभी और है, तो ठीक से तैयारी करिए, बढ़िया ढंग से तैयारी करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।